नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से कक्षा 8 की जो हमारा राजस्थान अध्ययन है उसका अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और उसका मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, वर्णन करने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हाँ, इस चैप्टर का नाम है सबसे पहले तो जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। अब सबसे पहले हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सरकार अपने नागरिकों के लिए प्रत्येक स्तर पर लोक कल्याणकारी पहल करती है। हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर जोर देता है। हमारी सरकार ने सामाजिक समरसता, राजनीति व आर्थिक समानता हेतु कई जन कल्याणकारी कानून बनाए हैं, जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। इसमें देखो, लोकतंत्र के बारे में बताया गया है और हमारे संविधान के बारे में बताया गया है और उस संविधान के आधार पर क्या क्या कानून भारत में बनाए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब एक है भूदान आंदोलन एवं भूमि सुधार। प्राचीन काल से चली आ रही जमींदारी पर पहले क्या होता था कि आज़ादी से पहले जमींदारी प्रथा चलती थी हमारे देश में। तो वो जमींदारी प्रथा चलती थी और आज़ादी के पश्चात वो जमींदारी संविधान लागू होने के पश्चात वो प्रथाएं बंद हो गई। प्राचीन काल से चली आ रही जमींदारी प्रथा के कारण भूमि स्वामित्व की विषमता एक विकराल समस्या के रूप में उभर कर आई। आज़ादी के बाद सरकार ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, लेकिन कानूनों की आड़ में ही जमींदारों ने किसानों के पास उपजाऊ जमीन का हक होने से रोक दिया। जमीनी स्वामित्व की विषमताओं के कारण देश में कई जगह हिंसा की घटनाएं होने लगी। उस समय विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव तिरुचिपल्ली में एक जमीन का टुकड़ा दान में देकर 18 अप्रैल 1951 में विनोबा भावे ने तेलंगाना के एक छोटे से गांव में तिरुचिपल्ली में एक जमीन का टुकड़ा दान में देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करना था। उसमें जो डिफरेंस आ रहे थे उनको खत्म करना। विनोबा भावे ने भूस्वामियों से उनकी कुल जमीन का 6वां हिस्सा दान में देने की अपील की। पूरे देश में इस आंदोलन को जनता का समर्थन मिला। भूदान में प्राप्त जमीन का लगभग 1/3 भाग का उपयोग समाज के वंचित वर्ग एवं आदिवासी भूमिहीनों में बांटने का किया गया। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान प्रारंभ किया गया। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में किस जिले में सर्वप्रथम भूदान प्रारंभ किया गया। राज्य सरकार ने ग्रामदान अधिनियम 1971 भी पारित किया 1971 में। आज़ादी के समय राजस्थान की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। राज्य का आधे से ज़्यादा भाग रेगिस्तानी व सूखा था। वर्तमान में कई नई औद्योगिक एवं आर्थिक शक्तियों के उदय एवं विकास के कारण राज्य की भूमि व कृषि पर निर्भरता कम हुई है। फिर भी कृषि भूमि व किसान राज्य की प्राथमिकता में सर्वोपरि है। राज्य सरकार ने भूमि विवादों में फंसी जनता को सस्ता, शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिए राजस्व मंडल की स्थापना की। राज्य सरकार ने काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किया। राज्य सरकार भूमि की गुणवत्ता सुधारने एवं पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं, नवीन कृषि तकनीकों आदि सुविधाओं के विस्तार हेतु लगातार प्रयासरत है। अस्पृश्यता उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जो भेदभाव किया जाता था लोगों के साथ, उसका भी उन्मूलन किया गया हमारे देश में। आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले,
रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी आदि ने जातिगत भेदभाव और असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसी तरह राजस्थान में भी स्वतंत्रता से पूर्व दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, मामा बालेश्वर, हरिभाऊ उपाध्याय आदि समाज सुधारकों के नामों का उल्लेख किया जा सकता है, जिन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने हेतु प्रभावी प्रयास किए। समानता लोकतंत्र का आधार है, अतः भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान माना गया है और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। अर्थात संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अस्पृश्यता उन्मूलन भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू कर रखा है। राजस्थान सरकार ने भी अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को अपने यहाँ प्रभावशाली रूप से लागू किया है। इसी तहत राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 को भी सख्ती से लागू किया, जिसमें दलितों के आर्थिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेषकर उनकी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले तथा उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निजी जमीन से बेदखल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, बच्चों आदि के कल्याण के लिए कार्य करता है। महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। ये स्टेटमेंट नेहरू जी ने दिया था। राजस्थान के संदर्भ में पंडित नेहरू का यह कथन बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। यहाँ के इतिहास में कई वीर महिलाओं की गाथाएं देखने को मिलती है। फिर भी राजस्थान के समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता, व्यवहार, रूढ़िगत मान्यताओं के चलते महिलाओं की स्थिति बहुत ही विचारणीय रही है। लिंगानुपात, साक्षरता, स्वास्थ्य एवं रोजगार आदि क्षेत्रों में राजस्थान की महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इसलिए महिलाओं की स्थिति को सुधारना हमारी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता भी बहुत कम थी, पढ़े लिखे नहीं थे लोग इतने। स्वतंत्रता के बाद से ही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर 2011 की जो महिला साक्षरता दर है वो राजस्थान में 52.12% थी, जो कि 1951 में मात्र 2.51% थी। 2011 में कितनी थी ये महिला साक्षरता दर? 52.12% और 1951 में मात्र 2.51% थी। महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता में रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास की सभी धाराओं में महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहित करने के समान के प्रयास सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के प्रमुख प्रयास। महिला आयोग। राज्य सरकार ने 15 मई 1999 को राजस्थान महिला आयोग का गठन किया। यह महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की जांच, लोक सेवाओं में महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करना तथा महिलाओं की दशा में सुधार की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाता है। आयोग जनता से सीधी सुनवाई, जनसंवाद, शिकायत एवं समाचार पत्रों में समाचारों पर संज्ञान के आधार पर कार्रवाई करता है। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम। महिलाओं को रोजगार देने एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 10 से 12 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर एक समूह बनाती है, अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से स्वावलंबन की प्रवृत्तियां विकसित करती है और स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ती है। इन समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार अवसर उपलब्ध कराती है। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण और तुरंत राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया। राजस्थान में इस अधिनियम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी उपनिदेशकों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं प्रचेताओं को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है।
राज्य के सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा सुविधा के रूप में अधिकृत किया गया है। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला, इस योजना के अंतर्गत किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, साक्षरता, कौशल विकास एवं सामाजिक मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है। ये योजना 11 से 18 वर्ष की विद्यालय न जाने वाली तथा बीच में विद्यालय छोड़ देने वाली किशोर बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 2015 में देश भर में घटते बाल लिंगानुपात को ध्यान में रखकर ये योजना शुरू हुई है। और महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय, जो कि इसका नाम अभी शिक्षा विभाग है, की संयुक्त पहल। इसके तहत भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या रोकने, विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालयों के निर्माण में वृद्धि करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अन्य कानून भी है, जैसे हिंदू उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम 1956, दहेज निषेध अधिनियम 1961 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925। मतदान प्रक्रिया। विद्यालय में बाल संसद के चुनाव हो रहे थे, तभी सभी विद्यार्थी मतपत्र पर निशाना लगाकर अपनी पसंद के कक्षा प्रतिनिधि का समर्थन कर रहे थे। तभी गीता शिक्षक से पूछती है कि गुरुजी, क्या विधान सभा एवं लोकसभा के लिए भी प्रतिनिधियों का चुनाव इसी माध्यम से किया जाता है? गुरुजी ने बताया कि अब अधिकांश चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम के प्रयोग में मतपत्र पर मोहर लगाने के स्थान पर आजकल ईवीएम से चुनाव होता है। मशीन का बटन दबाकर अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दिया जाता है। ईवीएम द्वारा अधिकतम 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। इनमें से अंतिम बटन नोटा का विकल्प होता है। इस प्रक्रिया में मतदान केंद्रों का निर्धारण, मतदाता सूची का प्रकाशन, उम्मीदवारों की सूची, ईवीएम को चुनाव हेतु तैयार करना आदि कार्य शामिल है। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर द्वारा एक मतदान दल का गठन किया जाता है। मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी एवं अन्य मतदान अधिकारी होते हैं। मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही मतदाता के नाम का मतदाता सूची से मिलान किया जाता है। उसके बाद मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट शाही लगाई जाती है, जो कि धूप के संपर्क में आते ही वो आसानी से नहीं मिटती है। मतदाता रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर करने के बाद मतदाता ईवीएम मशीन पर वोट डालने के लिए मतदान केबिन में प्रवेश करता है। वहां ईवीएम का बटन दबाकर गुप्त रूप से अपना वोट डालता है। इस प्रकार मतदान प्रक्रिया पूर्ण होती है। आजकल ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का भी उपयोग किया जाता है। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अपने सम्मुख उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ईवीएम के मतों की गणना करवाता है तथा परिणाम घोषित करता है। अब वीवीपीएटी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। ये प्रिंटर युक्ति है। इसको ईवीएम के बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। मतदान होते ही प्रिंटर द्वारा एक बैलेट पर्ची प्रिंट होती है, जिस पर उम्मीदवार का क्रमांक, नाम व चुनाव चिन्ह अंकित होता है। ये पर्ची 7 सेकंड तक एक पारदर्शी बॉक्स में मतदाता को दिखाई जाती है। उसके बाद पर्ची प्रिंटर के ड्रॉप बॉक्स में चली जाती है। बीप की आवाज़ सुनाई देती है। इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इससे मतदाता ये जान सकता है कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसे ही मिला है या नहीं। इसके उपयोग से निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता बढ़ी है। मतदान में विवाद की स्थिति में इन पर्चियों की सहायता ली जा सकती है। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता स्वीप। मतदाताओं, नागरिकों और निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने एवं उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसे मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कहते हैं। इस कार्यक्रम के भी 2 उद्देश्य, सूचित मतदान और सूचित मतदान। सूचित मतदान निष्पक्ष एवं नीतिपरक मतदान, सूचित जागरूकता के साथ मतदान, सूचना का अधिकार, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कभी कभी समाज के विभिन्न वर्गों, सामाजिक संगठनों द्वारा किसी खास कानून बनाने के लिए सरकार से मांग की जाती है। इस मांगों के
प्रति सरकार संवेदनशील होते हुए कानून का निर्माण करती है, जिससे हमारे राजस्थान में ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है। राजसमंद जिले की भीम तहसील के देवडूंगरी गांव में मजदूरों एवं किसानों ने अपनी मजदूरी से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड जैसे हाजिरी, भुगतान, रजिस्टर की प्रतियां मांगने के लिए संघर्ष किया। इस मांग के आधार पर सन 2000 में राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया देश का। धीरे धीरे सूचना के अधिकार का संघर्ष आंदोलन का रूप लेते हुए राष्ट्रव्यापी हो गया। जनता की भावना को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया। यह कानून सरकारी स्तर पर जन भागीदारी एवं पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली कदम साबित हुआ। इस कानून के माध्यम से आम व्यक्ति, सरकार अथवा किसी भी सरकारी विभाग से सूचनाएं आम व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। अब है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा को सरल सुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम 2009 में बनाया गया। इस तरीके से राजस्थान ने इस अधिकार को कब लागू किया? राजस्थान ने यह अधिनियम बनाया, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 बनाया। भारत सरकार ने 2009 में बनाया, राजस्थान सरकार ने 2010 में, जो 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक का प्रावधान किया गया ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। इस अधिनियम के तहत बच्चा अपनी आयु के अनुसार निर्धारित कक्षा में कभी भी प्रवेश ले सकता है। निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए 25% RTI के तहत आरक्षित है। RTE के तहत राइट टू एजुकेशन के तहत आरक्षित है, जिसके बदले में राज्य सरकार द्वारा तय राशि निजी स्कूलों को दी जाती है। अब आगे है बाल अधिकार। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया। बाल अधिकार समझौता ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सभी बच्चों को के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता है। इस बाल अधिकार समझौते पर भारत सरकार ने 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। बच्चों के ये अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार शामिल है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण समिति बाल संरक्षण के मुद्दों की सामुदायिक स्तर पर क्रियान्वित एवं जागरूकता कार्य करती है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। राज्य में चाइल्ड हेल्पलाइन राज्य में कठिनाइयों में घिरे, पीड़ित, उपेक्षित, लावारिस, देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन पहुंच सेवा 1098 टोल फ्री नंबर संचालित की जा रही है। राजस्थान में बाल संरक्षण की चुनौतियों जैसे बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, बाल लिंगानुपात, बाल श्रम, कुपोषण आदि उन्मूलन एवं सुधार के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। ये एक पोर्टल है जो राज्य सरकार ने सितंबर 2019 से जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रारंभ किया है। कोई भी व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हुए बिना समस्या को ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। पंचायत समिति और जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सिटीजन कॉल सेंटर 181 से शिकायत को दर्ज करने और उसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा भी प्रदान की गई है। साइबर सुरक्षा और बाल अपराध, ये ऑनलाइन इंटरनेट से जुड़ी, ये उससे संबंधित है। साइबर सुरक्षा के हमलों के प्रकार को ये देखते हैं, जिससे रैंसमवेयर, ये इस तरह का वायरस होता है जो कि अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है और उसके बाद अपराधी कंप्यूटर या सिस्टम के मालिक से राशि वसूलता है और तभी उसके सिस्टम को छोड़ता है। रैंसमवेयर, मालवेयर कंप्यूटर
कि किसी भी फाइल या प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कंप्यूटर वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, ये मालवेयर है। साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन फ्रॉड, चीटिंग, इसमें वार्तालाप के माध्यम से चालाकी से लोगों को जाल में फंसाया जाता है ताकि उनसे उनके निजी डेटा, पासवर्ड आदि की जानकारी ली जा सके। फिशिंग व स्पूसिंग इसके उदाहरण है। जैसे फिशिंग में क्या होता है, इस तरह की ठगी, ये एक तरह की ठगी का तरीका है जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित या विश्वस्त संस्थानों के नाम से फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं। इस तरह के मेल का उद्देश्य जरूरी डेटा को चुराना होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की जानकारी। स्पूफिंग, इसमें ठगी करने वाला व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी या विश्वस्त के बहाने से किसी अन्य की पहचान या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब आगे साइबर सुरक्षा के प्रयास। साइबर सुरक्षा में जैसे अपने पासवर्ड, एटीएम पिन को गोपनीय रखे, किसी को ना दे, समय समय पर बदलते रहे, अपने कंप्यूटर व लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, किसी को भी फ़ोन या ईमेल पर व्यक्तिगत जानकारी ना दें। एटीएम व बैंक खातों से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना तत्काल संबंधित बैंक को दें। साइबर अपराध की स्थिति में नागरिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वर्तमान में इस राज्य के विकास के लिए कई ऐसे साम्राज्य प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें महिलाओं की स्थिति में सुधार हो, महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को यह एहसास दिलाने के लिए कि उसका मत देश के लिए महत्वपूर्ण है। स्वीप व मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। समस्त वर्गों के कार्य के प्रति जवाबदेही हेतु सूचना का अधिकार एवं बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का कानून बेहतरी के लिए बनाया गया है। तो इस तरीके से ये कई सारे कानून हैं और राज्य आगे बढ़ रहा है। 2011 की जनगणना का ये प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.12%। भूदान आंदोलन के जनक कौन है? तो विनोबा भावे। ये इसको मैच करना है, सुमेलित करना है। VVPAT, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, नोटा, इनमें से कोई नहीं। मजदूर किसान शक्ति संगठन, सूचना का अधिकार, बाल अधिकार समझौता, ये संयुक्त राष्ट्र है। तो आज के लिए ये चैप्टर इतना ही और अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।